हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी हब विद चेतना। आपके अपने चैनल हिंदी हब विद चेतना में आप सभी का स्वागत है। तो मल्हार कक्षा 7 पाठ 3 फूल और कांटा। आज का हमारा पाठ 3 जानते हैं फूल और कांटा के बारे में कवि ने क्या कहा है, जो कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। एक दूसरे के अपोजिट व्यवहार करते हैं, एक दूसरे के अपोजिट दोनों का स्वभाव है जन्म लेते जगह में एक ही। यहाँ पर कहा गया है कि फूल और कांटा दोनों एक ही जगह में जन्म लेते हैं। एक ही पौधा उन्हें है पालता। जो एक पौधा है वो फूल को भी पालता है और वो कांटे को भी पालता है। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। जो चांद है जब वो चमकता है तो फूल और कांटा दोनों पर एक जैसी चांदनी डालता है। मेह उन पर है बरसता एक सा। जो बारिश है दोनों पर एक सा अपना जल बरसाती है। एक सी उन पर हवाएं हैं बही, और हवाएं भी उन्हें समान रूप से उन पर बहती है। पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से नहीं होते। तो जो फूल है और जो कांटा है ये हमें सदैव एक ही चीज दिखाते हैं कि दोनों के जो व्यवहार है, दोनों का जो स्वभाव है, दोनों के जो गुण है वो क्या है, दोनों एक समान नहीं है। दोनों अलग अलग ढंग, अपने अलग अलग व्यवहार दिखाते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो फूल है वो अपनी खुशबू की वजह से, अपने रंग की वजह से, अपने स्वभाव की वजह से जाना जाता है। लेकिन जो कांटा है वह भी अपने कटु स्वभाव की वजह से जाना गया है। दोनों के विपरीत स्वभाव है और दोनों ही कविता में दिए गए हैं। छेद कर काटा किसी की उंगलियां। कांटा जो होता है किसी की उंगलियों में अगर लग जाए तो उसके उंगलियों को छेद कर देता है, चुभ जाता है, अपनी चुभन छोड़ देता है। फाड़ देता है किसी का वर वसन। तो जो कांटा है वो किसी के जब कपड़ों में अटक जाता है तो उसके कपड़ों को फाड़ देता है। प्यार डूबी तितलियों का परकतर। जो तितलियां हैं पल पल फूलों पर मंडराती रहती है। जो भौरा है पल पल फूलों पर मंडराता रहता है। तो तितलियों के बारे में कहा गया है कि ये तितलियां फूलों में, फूलों के प्रेम में डूबी हुई है, परंतु कांटा वहां भी इनके पर कतर देता है। भौर का है भेद देता शाम तन। भौर मीन्स भवरा। भवरे का जो शाम तन काला शरीर होता है उसे भी वो भेद देता है, उसमें भी वो छेद कर देता है, उस शरीर में चुभ जाता है। फूल लेकर तितलियों को गोद में। अब यहाँ पर हमने ऊपर इस पैराग्राफ में पढ़ा कांटे के बारे में कि कांटे का स्वभाव कैसा है। अब हम पढ़ेंगे फूल लेकर तितलियों को गोद में। जो फूल होता है वो तितलियों को अपनी गोद में ले लेता है, बस तितलियां उस पर मंडराती रहती है। भोर को अनूठा रस पिला। भोर मीन्स भौरे को जो है फूल अपना अनूठा रस पिलाते हैं, अनोखा रस पिलाते हैं, निज सुगंधों और निराले रंग से। फूलों में अलग अलग तरह के फूल, अलग अलग तरह की उसमें खुशबू आती है। अपने अनोखे और निराले ढंग से वो पहचाने जाते हैं और सभी का मन मोह लेते हैं। हे सदा देता कली जी की खिला। मीन्स फूल अपने व्यवहार से, अपने स्वभाव से, अपनी खुशबू से वो क्या करते हैं, सभी के मन को मोह लेते हैं। यहाँ पर हमने पढ़ा फूल के स्वभाव के बारे में। अब जानते हैं हे खटकता सब एक सबकी आंख में।
तो जो खटकना मीन्स चुभना, क्या चुभता है सबकी आंख में? कांटा। कांटा सबकी आंख में चुभता है, चुभन देता है। परंतु दूसरा है सोहता, सुर शीश पर। सोहता में शोभा देता है, लेकिन जो फूल है सुर मीन्स देवताओं के सिर पर, शीश पर चढ़ाते हैं तो वो उनकी शोभा बढ़ा देता है, शोभायमान लगता है। तो किस तरह कुल की बड़ाई काम कर दे जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। तो यहाँ पर कहा गया है कुल का मतलब है वंश और परिवार। जिस परिवार में हम जन्मे हैं, कोई मतलब का नहीं, कोई महत्व नहीं रखता अगर हम में ये सारे गुण ना हो। बड़प्पन, बड़प्पन का मतलब बताया गया है हमारे स्वभाव में विनम्रता हो, हमारे व्यवहार हमारा कैसा हो, हमारा स्वभाव महान हो, व्यवहार में विनम्रता हो, हमारा व्यवहार अच्छा हो, सभी के लिए समान हो। तो यहाँ पर व्यवहार, कुल और बड़प्पन की बात कही गई है फूल और कांटे के माध्यम से। कवि ये कहना चाहता है कि दोनों को समान रूप से परवरिश मिलती है, दोनों को समान, एक जो पौधा होता है वो अपनी परवरिश, प्रकृति में वो समान रूप से उसको सारी चीजें मिलती है, लेकिन दोनों ही अपने स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। फूल अपनी खुशबू, अपनी कोमलता के लिए जाना जाता है, वही कांटा जो है कठोरता के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर कहा गया है फूल की तुलना बड़प्पन से की गई है और कुल की तुलना बुरे व्यक्ति से और अपने काम से की गई है। कि जब भी आप आपका आप किसी भी अच्छे बड़े कुल में क्यों ना जन्म ले, लेकिन अगर आप में बड़प्पन की कसर, कसर का मतलब होता है अगर आप में बड़प्पन नहीं है, आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, आप में महानता का गुण नहीं है, तो फिर आप में बड़े कुल में जन्म लेने से कोई मतलब नहीं है, बड़े कुल का उस पर कोई असर नहीं होता। तो आपके व्यवहार में बड़प्पन झलकना चाहिए। तो ये थी छोटी सी प्रेरणादायक कविता जो कवि ने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से बताई और लिखी है यहाँ पर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने। जानते हैं कवि से परिचय। हमने सभी ने बचपन में कहानी पढ़ी है, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूं मुंह धो लो। बचपन में यह प्यारी कविता आपने भी पढ़ी होगी, हमने भी पढ़ी है। तो इस कविता को रचने वाले अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ही थे, फूल और कांटा के जो कवि हैं। बच्चों के लिए उन्होंने अनेक रोचक कविताएं लिखी है। इनका जन्म आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। हरिऔध जी की चर्चित काव्य कृति प्रिय प्रवास जो खड़ी बोली में लिखा गया है और जो महाकाव्य खड़ी बोली का माना जाता है, पहला महाकाव्य खड़ी बोली का प्रिय प्रवास को माना गया है। बच्चों के लिए उन्होंने अनेक कविता संकलन प्रकाशित किए हैं, जिनमें चंद्र खिलौना और खेल तमाशा उल्लेखनीय है। बड़े ही प्रसिद्ध हैं ये दोनों प्रकाशित संकलन, चंद्र खिलौना और खेल तमाशा। तो ये थी हमारी छोटी सी कविता लेकिन बड़ी सीख देकर जाने वाली। आइए जानते हैं इसकी एक्टिविटी में क्या है। मेरी समझ से जो हमने समझा, हर बार मैं आपसे कहती हूँ कि एक प्रश्न के दो उत्तर हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो एक उत्तर है जो हमने पढ़ा या याद किया है वही सही हो, एक से दो उत्तर भी हर प्रश्न के हो सकते हैं। तो कविता में कांटे के बारे में कौन सा सत्य कथन है? तो यहाँ पर कांटा अपने आसपास की सुगंध को नष्ट करता है, कांटा तितलियों और भौरों को आकर्षित करता है, कांटा उंगलियों को छेदता है और वस्त्र फाड़ देता है, कांटा पौधों को हानि पहुंचाता है। तो यहाँ पर कांटा जो है वो उंगलियों को छेद देता है और हमारे वस्त्र फाड़ देता है। कविता में फूल और कांटे में समानताओं और विभिन्नताओं का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही रूप में व्यक्त होता है? तो फूल सुंदरता का प्रतीक है और कांटा कठोरता का। फूल और कांटे के बारे में लोगों के विचार समान होते हैं। फूल और कांटे एक ही पौधे पर उगते हैं, लेकिन दोनों के स्वभाव भिन्न होते हैं। फूल और कांटे को समान देखभाल मिलती है, फिर भी उनके रंग ढंग अलग होते हैं। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है, फूल और कांटे दोनों एक ही पेड़ पर उगते हैं,
एक ही पौधे पर उगते हैं, लेकिन स्वभाव दोनों के भिन्न होते हैं। ये वाला आंसर सही है। और दूसरा, फूल और कांटे को समान देखभाल मिलती है, फिर भी उनके रंग ढंग अलग होते हैं। ये वाला आंसर भी इसका बिल्कुल सही है। नीचे नीचे कविता के आधार पर कौन सा निष्कर्ष उपयुक्त है? व्यक्ति का कुल ही उसके सम्मान का आधार होता है? बिल्कुल भी नहीं। बड़े कुल में क्या जन्म लेने से हमें सम्मान मिलेगा? बिल्कुल नहीं। व्यक्ति के कार्यों के कारण ही लोग उसका सम्मान करते हैं। बिल्कुल सही। व्यक्ति के कार्य अच्छे होंगे तो सभी लोग उसका सम्मान करेंगे। दूसरा, कुल की प्रतिष्ठा हमेशा व्यक्ति के गुणों से? बिल्कुल नहीं। यदि व्यक्ति अच्छे कार्य करता है तो उसके कुल को प्रसिद्धि मिलती है। मतलब उसका कुल कब अच्छा जाना जाएगा, कब उसको प्रसिद्धि मिलेगी? जब उस व्यक्ति के कार्य अच्छे होंगे। कविता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन बड़प्पन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो धन दौलत और ताकत से व्यक्ति के बड़प्पन का पता चलता है? बिल्कुल भी नहीं। कुल के बड़प्पन की प्रशंसा व्यक्ति की कमियों को ढक देती है? बिल्कुल भी नहीं। बड़प्पन व्यक्ति के गुणों, स्वभाव और कर्मों से पहचाना जाता है। व्यक्ति का जो स्वभाव है, जो गुण है और जो कर्म है, किससे पहचाना जाता है? उसके स्वभाव से और उसके बड़प्पन के गुणों को वो दर्शाता है। तो कुल का नाम व्यक्ति में बड़प्पन की पहचान का मुख्य आधार बिल्कुल भी नहीं है। तो ये थी हमारी छोटी सी कविता जो हमें बड़ी सीख देकर गई। तो अब मिलते हैं अगले टॉपिक पर, इसकी अगली एक्टिविटी पर, प्रश्नोत्तर पर। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बी कंटिन्यू फॉर द शाइन। तो तब तक के लिए बाय बाय।